हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस टू अकाउंटिंग। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर्स है। तो सबसे पहले जो है अकाउंटिंग्स वगैरह क्या होती है, कैसे होती है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने बुक में। ठीक है, तो मैं इसके जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट के, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इन्होंने लिखा है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज एन रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स of the organization in the books of account in the systematic manner following the principle of accountancy। इसका मतलब यह है कि अकाउंट्स के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उन सभी को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब रिकॉर्ड किया जाता है तो अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होते हैं वो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको भी फॉलो किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने कहा है रिकॉर्ड फाइनेंशियल एंड इवेंट्स, यानी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी किसी ट्रांजैक्शन को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? अकाउंट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें ये पता लग सके कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 2 महीने, 6 महीने, साल में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए हम जो है अकाउंट्स के अंदर इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो है एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस जो है वो अर्न किया है। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशंस। तो किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस कैसे पता की जाए, इसके लिए हमें जो है बैलेंस शीट फॉर्म करनी पड़ती है। बैलेंस शीट जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तरफ उसके लायबिलिटीज होती है और एक तरफ एसेट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें किसी भी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो पता लग जाती है, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं उन सभी के लिए इनकम स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल जो है, इनकम स्टेटमेंट्स के अलावा जो है फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं उसको जानना भी जरूरी है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह से मान लीजिए कि एक फर्म है, ठीक है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो जब उसे लोन की रिक्वायरमेंट है तो उस लोन के लिए वो बैंक के पास जाएगी। बैंक उससे कहेगा कि भाई अपनी बैलेंस शीट दिखाओ। बैलेंस शीट से जो है उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, यानी ये पता लगेगा कि उसके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी जो लायबिलिटीज हैं जो उसको पे करनी है। ठीक है, ये उससे पता लग जाएगा, यानी उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी। तो यही इसके अंदर लिखा है अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। इसका पता जो है बैलेंस शीट से लगता है। Financial position of the business is an relevant for users of financial statement as in income statement, profit and loss account। ठीक है, statement of profit and loss in case of companies, यानी कि ये आप आगे बढ़ोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह क्या चीज होती है, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट है। यानी इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है जिससे हमें पता लगता है कि हम जो है कितनी इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ है इसका फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट्स। जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का मैनेजमेंट को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जितने भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मतलब है जैसे उसको मान लीजिए कि देखना है कि जी हमें जो है सेल्स को कैसे बढ़ाना है, तो वो देखेंगे कि लास्ट ईयर में हमारी कितनी सेल्स हुई। अब जो लास्ट ईयर देखेगा वो कैसे देखेगा, वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपने अकाउंट्स बना रखे, यानी कि आपने जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके पास रिकॉर्ड नहीं होती तो क्या मैनेजमेंट जो है उससे कंपेयर करके डिसीजन ले पाती? नहीं ले पाती। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हमारी कॉस्ट होती है, कई कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनके कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो अकाउंट्स जब हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं तो हमें ये देखना होता है कि भाई कैसे जो है उनकी कॉस्ट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि फ्यूचर्स के लिए बजट प्रिपेयर करना
ठीक है, एक अंदाजा लगाना कि ठीक है भाई इन फ्यूचर में हम इतनी सेल्स करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्टेड सेल्स होगी वो इतनी होगी, हम जो अर्न करेंगे प्रॉफिट वो प्रोजेक्टेड जो प्रॉफिट होगा वो इतना होगा। तो मैनेजमेंट जो से बहुत सारे डिसीजन ले सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अकाउंट्स उसके पास है, यानी कि आपने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तभी वो कंपैरिजन पॉसिबल है। अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असेस द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शंस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं। ठीक है, यूजर्स का मतलब हो गया कि कंपनी जो है, कंपनी का जो ओनर है उसके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि हम कितना प्रॉफिट या अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लेंडर्स है यानी क्रेडिटर्स हो गए, बैंक वाले हो गए, उनके लिए जानना जरूरी है कि भैया जिसको हमने पैसा दे रखा है वो हमारा पैसा वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग से उन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Protecting business assets. Another objective of accounting is to have record the asset owned by the business. Accounting maintain record of assets owned by the business which enable the management to protect them and exercise control. मैंने जो उसने कहा है कि एक जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये भी है कि हम अपने असेट्स वगैरह को रिकॉर्ड कर दें, हमें पता लगता है कि भाई बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं। ठीक है, कि उसी असेट्स को जो है उस असेट्स को कैसे यूज करना है, कैसे कंट्रोलिंग करनी है, ये सारा जो है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद एक जो इससे जो नेक्स्ट है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग ये टीएस ग्रेवाल की बुक है, आप लोगों के पास होगी, सभी के पास। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इसमें है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंट्स हैं ये तो हमें बताया कि अकाउंट्स के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप जब मर्जी लिख देंगे कि ठीक है कि 15 तारीख का पहले लिख दिया, 12 तारीख का बाद में लिख रहे, 20 तारीख का पहले लिख दिया, 25 तारीख का बाद, ऐसे नहीं चलेगा। एक प्रॉपर वे होता है, उस प्रॉपर वे में और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे लेकर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इट मींस दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, यानी जो भी अकाउंटिंग के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है हमें अकाउंट्स जो है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तभी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो रिलायबल होगी, यानी कोई भी उसके ऊपर विश्वास कर पाएगा। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आता है, ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब आपको बताया कि जो इनकम स्टेटमेंट यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट वगैरह जो वो तैयार की जाती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो इससे हमें पता लगता है कि हाँ जी इस जो पीरियड है उसमें हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमें कितना लॉस है वो बियर करना है। ये सारा का सारा हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से पता लगता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये आपने पढ़ा ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ही हमें पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कितनी है, यानी कि क्या जितने हमारे पास असेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन जो हमने लिखी है वो सही है गलत है, कितने लोग हैं यानी कितनी लायबिलिटीज हमारे ऊपर है जिनका पैसा हमें वापस करना है। तो उसके बाद ही जो है आगे के जो डिसीजन है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद ही आगे के जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का है, लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब जो होता है वो टैक्स रिलेटेड होता है। क्योंकि जब हम अकाउंट्स वगैरह का रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही टैक्स की कैलकुलेशन भी की जाती है। इवन जो कोर्ट होता है, कोर्ट भी जो है ये मानता है कि जी आपने जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको भी एज ए एविडेंस वो मानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेशंस भी करते हैं। ठीक है,
तो जो इसमें लिखा है पहले वो बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोड ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स। कोड उसे एविडेंस मानेगा, लेकिन एविडेंस सिर्फ तभी मानेगा जब उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स को मान के, उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के, उसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को तैयार किया गया। बिसाइड द लॉ सच एज ए कंपनी एक्ट, बहुत सारे एक्ट है हमारी कंट्री के अंदर, कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट भी बन गया, ठीक है। इन पे जो है हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि हमें जो है बताना पड़ता है कि हाँ जी इतना टैक्स बन रहा है, जो उन्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, या कई बार जो होता है उन्हें इनपुट क्रेडिट लेना पड़ता है, यानी वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी हमने आपके पास ज्यादा टैक्स जो है जमा कर दिया है। तो जो भी वो कैलकुलेशन करते हैं वो एक टाइम पीरियड है, किसी में साल का है, किसी में 3 महीने का, किसी में 6 महीने का है। तो वो टाइमली जो है वो रिकॉर्ड जो है वहां पे दिखाने पड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स जो है वो फाइल करना पड़ता है। द रिटर्न कैन बी सबमिटेड इफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली एंड टाइमली। A systematic accounting record maintained following the accounting principle and concept is accepted by the authorities to be correct. Thus, it is the function of accounting to meet the legal requirement. मतलब जरूरी है कि भाई देखिए हर जगह आप यही पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वो मानेंगे, लेकिन वो तब मानेंगे जब आपने अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स जो है उनके कॉन्सेप्ट को मानते हुए सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स को तैयार किया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने गलत रिकॉर्ड दिखाए, आपने कम इनकम दिखाई है तो टैक्स कम हो जाता है। टैक्स कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है आपके खिलाफ केस कर सकते हैं कि जी आपने गलत इनकम दिखाई है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें सही दिखाना जरूरी होता है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इससे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकलती है, यानी जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से किसी भी कंपनी की वो पता लगती है। जो यूजर्स हैं, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, बैंक्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, इन सब के लिए जानना जरूरी है कि भैया कंपनी फायदा कर रही है, नहीं कर रही, नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो उसके हिसाब से जो है अलग अलग जो क्या कहते हैं पार्टीज होती है, जैसे कि मैनेजमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉइज, ये आगे डिसीजन लेते हैं कि हमें जो है उस कंपनी के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, ये भी आपने पढ़ा था, पीछे भी था, जिसमें जो है मैनेजमेंट जो है जितने भी डिसीजन मेकिंग वगैरह करता है उसके लिए रिकॉर्ड होना जरूरी है। तभी वो चेक कर पाएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस बार सेल्स मुझे 25% ज्यादा चाहिए, तो इट मींस कि 25% तो तब ज्यादा आप बताओगे ना कि उसके लिए मुझे आपको बताना भी तो पड़ेगा कि लास्ट ईयर जो सेल्स हुई थी वो कितनी हुई थी, उससे ज्यादा 25% चाहिए। तो यानी अकाउंट्स होना जरूरी है, तो अभी आप उसको कंपेयर कर पाओगे और आगे जो है डिसीजन ले पाओगे कि हमें कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस तो आसान है, वो आप पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम आपको आइडिया होगा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज होती है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जहां पे अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से वर्क नहीं करती है, ठीक है। जैसे इसने देखा अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, accounting is not fully exact in spite of such that most transactions are recorded on the basis of evidence, yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life of an asset, providing for doubtful debts, net realizable value, closing stock. अब पहले इसका मैं मीनिंग बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए उसने जैसे एक जगह लिखा है एग्जाम्पल में, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी और आपने ये माना कि जी मशीनरी जो है इसकी जो लाइफ है वो 10 साल है, और हम लोग जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, वो हर साल जो है वो इसमें से 10% कम करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब है क्या, आपने एस्टिमेशंस लगाए हैं ना, वो गलत भी तो हो सकता है। तो अगर उसके गलत होने का मतलब है कि अकाउंट्स में जो आपने फिर इंफॉर्मेशन लिखी वो भी गलत हो गई, ठीक है। या इसने दिया प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स क्या चीज होती है? इसका मतलब होता है जो डेटर्स आपको बताया कि जिन लोगों को हमने क्रेडिट सेल करी हुई है या जिन लोगों से मैंने उधार पैसा दिया हो उनसे मैं पैसा वापस लेना है, लेकिन उसमें जो है कई लोग ऐसे होते हैं डाउटफुल होते हैं, भैया पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं, मान लो मैंने मान लिया कि भाई 10% लोग ऐसे जिनसे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरी एजम्पशन है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है,
समझ गए ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक बचा है, आपने उसकी वैल्यूएशन कर ली, भाई ये इतने का बिकेगा, और आपने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन अगर वो नहीं बिका उतने का, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो लेकिन आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर चुके हो, तो वहां पे अकाउंट्स की वो जगह है जहां पे अकाउंट जो है वो एग्जैक्टली आपको रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अनइलास्टिक इंफॉर्मेशन, अनइलास्टिक इंफॉर्मेशन में लिखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन may not be realistic since accounting statement are prepared following the accounting concept and conventions. For example, under the going concern concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The asset may not be usually realizable at book value. ये मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी अभी दोबारा बता रहा हूँ। जैसे उसने कहा है कि इससे हमें कई जो है ना अनइलास्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका रीजन ये होता है कि हम लोग जो है अकाउंट्स के अंदर कई तरह के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मानते हुए चलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है अकाउंट को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एक इन्होंने बताया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में मानते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा फ्यूचर में और हम उसे कभी बंद नहीं करेंगे, ये हम मानते हुए चलते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि कई बार ऐसा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहे, लेकिन ठीक है। अब उन्होंने एजम्पशन है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब ये हो गया कि वो हमेशा चलता रहेगा, तो उन्होंने कहा है कि ये हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अकाउंट्स की ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह के उन्होंने बोला कि जो असेट्स है आप उसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेते हो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो। जैसे कि मैंने जो है एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की और मैंने सोचा कि भाई 10 साल चलेगी, हर साल इसकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए कम करता जाऊंगा, लेकिन क्या जरूरी है कि उसकी हर साल वैल्यू 1 लाख रुपए कम होगी? किसी साल ज्यादा भी हो सकती है, किसी साल कम भी हो सकती है। लेकिन दिक्कत यही है कि क्योंकि अकाउंटिंग जो है, ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मानते हुए चलना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह जो असेट्स उसमें रिकॉर्ड किए गए कि इस असेट्स की ये वैल्यू है, ठीक है, वो बिल्डिंग इतनी की है, मशीनरी इतनी की है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो उतने प्राइस पे बिके मार्केट के अंदर, वो उससे कम पे बिक सकती है, वो ज्यादा बिक सकती है। इसलिए उसने कहा है कि अकाउंट जो क्या कहते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो अनइलास्टिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ये पॉसिबल है। क्वालिटेटिव, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब आपको बताया कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो होता है कि भाई आप अकाउंट्स के अंदर सिर्फ जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो इवेंट्स होते हैं सब उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। किसी की क्वालिटी जो है या किसी की जो स्किल्स है उसे जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लो कि हाँ भाई इस बंदे ने जो है इसने अपनी स्किल की वजह से हमारा पैसा जो है काफी, इसकी वजह से हमने बहुत पैसा अर्न कर लिया, या किसी पर्सन की ये ऑनेस्टी है जिसकी वजह से हमें नुकसान होने से बच गया, तो इसे तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी अकाउंट है वो वर्क नहीं कर रहा आपका। अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब क्या होता है कि अकाउंट्स के अंदर जितने भी आप लोग रिकॉर्डिंग होती है वो सारी की सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है आपने आज की डेट में कोई मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, तो आपको 5 लाख रुपए लिखने की, हाँ जी 5 लाख रुपए की आ गई। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो वैल्यू है उसकी चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, हमेशा वही जैसी थोड़ी रहती है। ये थोड़ी है कि वो स्टेबल रहेगी, ठीक है ना। उसमें कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंडीशंस कैसी है, अब उसकी वैल्यू क्या बनेगी। लेकिन ये है कि जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। जो हमने एक बार उसकी वैल्यू लिख दी उसी वैल्यू पे ही हमेशा कैलकुलेशन चलती रहेगी, ठीक है। मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है वो हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट इसमें दिया है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। लीड टू विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि इसमें पॉसिबल है कि आप जो अकाउंट्स है उसे कई तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि उसमें हेर फेर किया जाना जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो उसको लिए कई बार ऐसा होता है कि जो है कोई कंपनी अपनी बेटर पोजीशन दिखाने के लिए क्या करती है कि ज्यादा प्रॉफिट दिखा देती है,
ठीक है, तो जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब ये होता है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट वो कैसे दिखा सकती है, तो कई तरीके होते हैं ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के, या अब वो अपना कम अगर प्रॉफिट दिखाना चाहती है ताकि टैक्स कम बचे तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह के विंडो ड्रेसिंग जो है वो पॉसिबल है। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेट ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कैलकुलेट वाइटल फैक्ट्स and present the financial statement to show better position than what is actually is। यानी विंडो ड्रेसिंग से पॉसिबल है कि हम जो है बेटर पोजीशन दिखाएं, जो हमारी पोजीशन है उससे ज्यादा बेटर पोजीशन जो है हम लोग दिखा पाए। ठीक है, तो ये विंडो ड्रेसिंग से पॉसिबल है जिसमें अकाउंट्स को जो है अकाउंट्स के अंदर हेरफेर कर दी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वो भी मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। ठीक है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अब ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कई होते हैं, तो एक है इसमें इंटरनल और एक है इसके अंदर एक्सटर्नल। तो पहले इंटरनल यूजर्स की बात कर लेते हैं कि भाई इन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन बिजनेस एंड दस आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि जो पैसा लगा है वो तो ओनर का लगा हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्क भी उसका है। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि जो है कि क्या उसकी कैपिटल सेफ है या नहीं है। कैपिटल सेफ का मतलब है कि भैया जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो क्या करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद ओनर्स को पता लग जाता है कि फर्म जो है प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से वो डिसाइड करेगी कि कैसे कैसे जो है आगे उन्हें कौन कौन से डिसीजन लेने हैं। जैसे अपना जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस जो है कितना रखना है। ठीक है, ये ना हो कि सेलिंग प्राइस इतना रख दिया जाए कि बाद में हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनी से महंगा हो जाए और हमारी सेल कम हो जाए। ठीक है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है या कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, नए प्रोजेक्ट में जो है हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये फैसला जो है वो मैनेजमेंट का करते हैं। तो मैनेजमेंट इस फैसला कैसे करती है, वो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि सारे अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए थे उन सबको चेक करती है, तो वो फैसला करती है। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड व्हिच इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेस। यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं या जो वर्कर्स हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोनस की डिमांड के लिए कंपनी से तभी तो डिमांड करेंगे जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर कोई कंपनी लगातार लॉस पे जा रही है तो क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ के जो एम्प्लॉइज और वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले जाए और कहते नहीं जी हमारी सैलरी बढ़ाओ। वो कहेंगे हम तो पहले लॉस पे कहाँ से सैलरी बढ़ा दें। तो इसलिए एम्प्लॉय और वर्कर्स के लिए भी जानना जरूरी है कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉफिट अर्न होगा तो वो उस कंडीशंस में जो है फोर्स कर सकते हैं कंपनीज को कि नहीं भी हमें बोनस दीजिए या हमारी सैलरी जो उसमें इंक्रीमेंट करिए, ये पॉसिबल है। Therefore, the employees and workers are interested in financial statements. Besides, the financial statement also reflect whether the enterprises had deposited dues with towards employee provident fund and employee state insurance or not with the appropriate authority. अच्छा, एक चीज और भी होती है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें कंडीशंस होती है कि जैसे कि कंडीशन है कि भी एक कंपनी के अंदर जो है वो 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो उस कंडीशन में जो है ईपीएफ जो है उसको मेंटेन करना लीगल हो जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी को अपनी तरफ से एक फिक्स परसेंटेज जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है या ईएसआई का अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो वर्कर्स होते हैं वो देखते हैं कि हाँ भी कंपनी ट्रांसफर कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो है बाद में वर्कर्स को जब वो रिटायर्ड होते हैं या वो उस टाइम जो है बीच में जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक है एक्सटर्नल यूजर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अब जो बैंक्स है या जो बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। मान लीजिए उन्होंने लोन दिया हुआ है तो वो देखेंगे कि भैया जिस कंपनी को हमने लोन दिया है वो कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, जो हमने लोन दिया है वो सेफ है नहीं है,
हम इससे रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये टाइमली जो है इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर वो टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर रहे तो उसका क्या रीजन है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने कह दिया, मान लो कि जी हमारे पैसा नहीं है, तो बैंक उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके पहुंच जाएगी कि भैया इसमें तो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए जो बैंक्स हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन essential part of any business. They provide loans to the business. Naturally, they watch the performance of the business to know the whether it is making progress or projected to ensure the safety and recovery of the loan advance and payment of interest. ठीक है, जो मैंने आपको बताई है कि हाँ भाई टाइमली पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सारी चीजें। Investors and potential investors. Investments involve risk and also investors do not direct control over the business affairs. Therefore, they rely on the accounting information available to them and seek answers to questions such as what is the earning capacity of the enterprises and how safe is their investment. अगर आप कहते हैं किसी कंपनी को कि हाँ भी आ जाओ आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, तो वो सबसे पहले देखेगा कि भैया जो मेरी कैपिटल है वो कितनी सेफ है। पैसा तो कमाने का अलग बात है, लेकिन सबसे पहले तो कैपिटल सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो ठीक है, उसके बाद ये देखेगा कि भाई आपकी कंपनी जो है वो कितना रिटर्न मुझे दे रही है, आपकी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी अगर आपकी लिमिटेड है तो सीधी सी बात है कि इन्वेस्टर जो उसमें नहीं जाएगा, इन्वेस्टर्स उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। इन्वेस्टर्स तभी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है जब वो देखता है कि हाँ कैपिटल भी सेफ है और सेकेंडली जो अर्निंग्स हो रही है वो अच्छी हो रही है, तो तब इन चीजों को ध्यान में रखता है। क्योंकि वो खुद तो बिजनेस करेगा नहीं, इन्वेस्टर्स वो तो आपके भरोसे हैं कि भैया जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं क्या वो इतने कैपेबल हैं या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज विद सप्लाई गुड्स एंड और सर्विस ऑन क्रेडिट। इट इज अ कॉमन बिजनेस practice with a large number of suppliers remain invested in credit sales. Therefore, granting creditors satisfy themselves about the credit worthiness of the business. The financial statement helps them immensely in making such a assessment. जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए, क्रेडिटर्स आपको पता है कि वो लोग हैं जो कि क्रेडिट सप्लाई करते हैं गुड्स से, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी जो है वो कितनी प्रोग्रेस कर रही है, ये कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही। क्योंकि अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो उनका पैसा कहाँ से देगी उनको, वो तो फंस जाएंगे, उनका पैसा जो वो रुक जाएगा। तो उनके लिए जानना जरूरी है कि कंपनी जो है वो उनको पैसा वापस कर सकती है या नहीं कर सकती, या अगर हमने जो क्रेडिट सेल कर दी है, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी उनको टाइमली पेमेंट नहीं कर रही होती, तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं सप्लाई को लिमिटेड कर देते हैं। जब उनसे कंपनी पूछते भी आपने सप्लाई जो है कम क्यों कर दी, तो बोलते हैं कि भाई आपकी तरफ से जो है प्रॉपर वे में तो पेमेंट हो नहीं रही है, तो कम से कम पिछला तो पहले क्लियर कर दो तभी तो आपको आगे की सप्लाई करेंगे। तो क्रेडिटर्स जो हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि ठीक है कंपनी जो है वो कितनी कैपेबल है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट के लिए तो सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उसका तो जो घूम फिर के वो ये है कि भैया कितना जो है कितना कमा रही है और हमें उससे कितना टैक्स मिलना है, ठीक है। और दूसरा उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो अथॉरिटीज वगैरह है वो इंफॉर्मेशन देती रहती है कि भैया जो कंपनीज है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही, तो दिक्कत क्या हो गई है, क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई दिक्कत है क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन लेती है कि हाँ भी ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। इसके अलावा वैसे और भी पार्टीज होती है जो आप पढ़ोगे बुक के अंदर, और भी जैसे कंज्यूमर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि हाँ भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है क्या कहते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं लोग, वो उनके लिए होता है, वो देखना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में रिसर्च होती भी है, पब्लिक भी जानना चाहती है। पब्लिक का एक अलग मैटर होता है, वो ये इसलिए नहीं जानना चाहते कि चलो भाई ये जो कंपनी है तभी इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि प्रॉफिट अर्न कर रही है, नहीं। उनका अलग मैटर होता है कि जब वो एज ए इन्वेस्टर्स, पब्लिक जो है जब एज ए इन्वेस्टर्स अपने आप को देखती है तो वो जानना चाहते हैं कि हाँ भाई इसको कितना फायदा हो रहा है, या फिर वो सोचते हैं कि हाँ भाई इस बिजनेस को हम भी शुरू करें, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझा दिए। तो आपको जो है थ्योरेटिकल जितने हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर बता दूंगा, ठीक है ना।